जी, आपसे एक करबद्ध निवेदन है सर, अपने शब्दों से हमें कृतार्थ करें। आपके प्रेरक वचन मान्यवर हमारे लिए कर्णप्रिय हैं। धन्यवाद जी आप फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। आप ने ऐसे ऐसे एडजेक्टिव इस्तेमाल किए कि मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था। आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू लिव अप टू द काइंड वर्ड्स सेड बाय यू। हमारे बीच बैठे हुए इस कार्यक्रम के आयोजक, जिन्होंने यहाँ पर ये लेवेंडर की मुहिम शुरू करने में बहुत हमारा सहयोग किया है, डॉक्टर ज़ुबैर, इसलिए भी मुबारकबाद के हकदार हैं कि इन्होंने हाल ही में IIIM CSIR का बतौर डायरेक्टर पदभार भी संभाला है। एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव अ डायरेक्टर हु इज़ सन ऑफ द सॉइल। साथ में DDC चेयरमैन लालचंद जी, वाइस चेयरमैन जूही मनहास, आपके DC साहब भी नए हैं सचिन, SSP साहब सुलेमान, हमारे DIG पहले भी यहाँ रहे हैं, और मेरे सामने बैठे हुए DDC मेंबर्स, BDCs, PRIs, उधमपुर शहर के प्रमुख नागरिकगण। वास्तव में ये 2023 का वर्ष भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, क्यों यही वो साल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारत को G20 की मेज़बानी करने का मौका मिला और भारत का रुतबा सारी दुनिया में बढ़ गया। और इन G20 के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि 60 स्थान इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, उनमें से 40-45 हो चुके हैं। मुझे लगता है अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं या समारोह गोष्ठियाँ हुई हैं, उसमें से सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय जम्मू कश्मीर श्रीनगर का G20 रहा है। ये साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष सारा संसार मोदी जी के ही प्रस्तावना पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया रहा है, और ये मेरे ख्याल से दूसरी बार हो रहा है 9 साल के कार्यकाल में। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून, वो भी संयुक्त राष्ट्र ने मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत के प्रस्तावना पर करना मंजूर किया था। और जम्मू कश्मीर के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण और इसलिए भी गौरवशाली कि मात्र 1.5 महीने के भीतर मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के किसी न किसी विषय को लेकर के उसका उल्लेख किया है, उसका प्रोत्साहन किया। मन की बात में उन्होंने लेवेंडर की बात की, और चूँकि इस क्षेत्र को बड़े करीब से वो जानते हैं, बारीकी से जानते हैं, तो इतनी विस्तार में, इतनी तफसील में, इतनी बारीकी से समझाने का काम किया कि जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है डोडा और उसका एक कस्बा है भद्रवाह। तो मुझे लगता है कि भद्रवाह के लिए इससे ज़्यादा और विख्यात या ख्याति प्राप्त करने का माध्यम नहीं हो सकता था। मोदी जी स्वयं अपने में ब्रांड एम्बेसडर है, जो किसी चीज़ का अनुमोदन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी के अनुमोदन की या किसी और के साक्षी होने की आवश्यकता है। और उसके 1.5 महीने के भीतर कल ही मोदी जी ने एक बार फिर से लेवेंडर को लेकर के ट्वीट किया, और उसमें भी हवाला दिया कि पिछले ही महीने मैंने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। कहने का तात्पर्य ये कि डॉक्टर ज़ुबैर की रहनुमाई में ये जो काम यहाँ पर हो रहा है CSIR के द्वारा, उसकी मान्यता भारत सरकार के उच्चतर स्तर पर भी है और उसकी प्राथमिकता भी भारत सरकार की नज़र में है। इसी तरह से अभी परसों ही तिरुपति बालाजी के एक मंदिर का लोकार्पण हुआ जम्मू में, और मोदी जी ने उसको सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज कह करके फिर से जम्मू कश्मीर की महिमा की। तो आप कह सकते हैं कि कितनी प्राथमिकता में है जम्मू कश्मीर भारत सरकार की नज़र में, प्रधानमंत्री मोदी जी की नज़र में। और ये कहना इसलिए भी अनिवार्य है कि जो आज का कार्यक्रम है, जो स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड है, ये भी उन्हीं की देन है। यदि आप नज़र दौड़ाएं आज से 9-10 वर्ष पहले, तो मुझे लगता है कि किसी को मालूम तक नहीं था कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है। बल्कि वास्तविकता तो ये है कि सन 2014 में
बल्कि सन 2015 में जब स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले से मोदी जी ने आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया, तो बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा कि इसका अर्थ क्या है, ये स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया होता क्या है। लेकिन मोदी जी ने जब ये कहा तो बिना सोचे नहीं कहा था, वेरी थॉटफुली वेल कंसिडर्ड ऑब्जर्वेशन। वो इसलिए कि उनको इस बात का एहसास था कि रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं, जो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में घुस गया। और माफ़ कीजिए, इस क्षेत्र में उस मानसिकता से निजात हासिल करने में थोड़ा हमें समय भी लग रहा है। और यही कारण है कि आज हम यहाँ स्टार्टअप का पहला एक्सपो कर रहे हैं, जो कि बाकी प्रदेशों में कई वर्षों से हम एक मुहिम के तौर पर जारी रखे हैं। लेकिन अब मुझे खुशी है कि इस तरह की यहाँ पर रिसेप्टिविटी बनी, उस तरह को स्वीकार करने का एक रुझान बना, तो हम यहाँ पर कर पाए। वरना गुजरात जैसे प्रदेश में आपको हैरत होगी जब मैं ये कहूँगा कि लोग सिविल सर्विसेज IAS तक का फॉर्म नहीं भरते। तो मैंने अपने ही एक बालक को पूछा विद्यार्थी परिषद को, भैया इसमें फॉर्म भरने में क्या अर्थ? कहता है साहब 1 साल लग जाता है तैयारी करने में, बाद में पता नहीं पास होना कि नहीं होना, तब तक कोई अपना काम धंधा स्टार्टअप कर लेते। तो हम यहाँ पर देर से पहुँचे हैं, ये मुहिम यहाँ देर से पहुँची, लेकिन जब मोदी जी ने 2015 में इसका आह्वान किया था तो ये समझ करके किया था कि कोई भी देश विश्व का प्रत्येक युवा को सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकता। जो ये कहते हैं कि देंगे, वो झूठ बोलते हैं, ठगते हैं अपने नौजवानों को। लेकिन आज की दुनिया में, चूंकि भारत एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इस समय अपनी भूमिका निभा रहा है, आज के युग में बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो एक तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक, कई गुना ज़्यादा आमदनी का बायस बन सकते हैं, जरिया बन सकते हैं। और उनमें से स्टार्टअप एक है। जैसे अभी आपने देखा, ये बालक कह रहा था 12 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके इसने यहाँ पर शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे पास 3 और बालक हैं, 2 बंगलौर से नौकरी छोड़ करके आए हैं, वो भी B.Tech थे, एक MBA वो भी छोड़ कर आए। और जैसा मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा आभार भी मोदी जी का प्रकट करना, क्योंकि उन्होंने एक जागरूकता पैदा की है इस देश में। 2015 में उन्होंने आह्वान किया, 2016 में पॉलिसी एक निर्धारित की गई, और आज आप देखिए जहां हम 350-400 की संख्या में स्टार्टअप थे, आज बढ़ करके उसकी संख्या लगभग 1 लाख हो गई, 300 गुना बढ़ गए। अगर मैडम होती तो कहती ताली बजाओ, अब मैं वो भी नहीं कह सकता। 300 गुना वृद्धि हुई है संख्या में स्टार्टअप्स की, और देखते ही देखते हम तीसरे दर्जे पर आ गए दुनिया में, तीसरे दर्जे पर। लगभग 150 के करीब हमारे यूनिकॉर्न्स होने लगे। यूनिकॉर्न का अर्थ होता है कि टर्नओवर 1 बिलियन, 100 करोड़। और साधारण सामान्य परिवारों से आते हुए बच्चे देख कर मन गदगद हो उठता है, प्रोत्साहित हो उठता है। मुझे उस दिन पॉडकास्ट ने पूछा आखिर में, मुझे ANI की संपादिका है, कि एनी रिग्रेट एनी विश? मैंने कहा रिग्रेट तो करो तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, लेकिन विश ये जरूर है कि हम भी आज के युवा होते। इस तरह के आयाम खुले हैं, सिर्फ हमें अपनी मानसिकता खोलने की आवश्यकता है। बायोटेक स्टार्टअप्स हमारे देश में केवल 50 हुआ करते थे 2014 में, आज बढ़ करके उसकी संख्या 6000 हो गई। और ये जो 1 लाख स्टार्टअप्स हैं, इनमें से एक स्टार्टअप ग्रुप आगे हजारों की तादाद में दूसरों को रोजगार दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक सरकारी दफ्तर में इतने लोगों को रोजगार नहीं मिलता कुल मिलाकर के, जितना एक स्टार्टअप ग्रुप उपलब्ध करवा रहा है। कितनी इसका महत्व है, कितनी इसकी वैल्यू है, ये हमें समझने की जरूरत है। और बायोटेक इकोनॉमी, क्योंकि आने वाले समय में साहब, क्योंकि ये जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो लेवेंडर वाले हैं, जो अरोमा वाले हैं, जो हिमालयन सोर्सेज, जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, यही भारत की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। हमारी बायो इकोनॉमी 2014 से पहले मात्र $10 बिलियन थी, आज बढ़कर के $80 बिलियन हो गई 8 साल में। जो 70 साल में ना हुआ वो 7-9 साल में हुआ। और हमने जो अपना टारगेट रखा कि 2025 तक हम पहुंच जाएंगे 10 बिलियन, और फिर 30 तक 15 बिलियन। और ये बायो इकोनॉमी ही है, ये सारा लेवेंडर, ये अरोमा, ये मेडिसिनल प्लांट्स, ये हिमालयन रिसोर्सेज, यही आने वाले समय में हमारा अर्थव्यवस्था में इजाफा करने वाले हैं, जो मोदी जी 25 साल अमृतकाल के कहते हैं। और इसलिए हम जब उधमपुर में इस तरह की मुहिम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ एक धारणाएं भी स्पष्ट करनी आवश्यक है।
पहली बात तो ये है कि हम जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि कोई साइंटिस्ट होगा, कोई एमएससी पीएचडी होगा, ये उसके मतलब का काम है या उसकी काबिलियत से जुड़ा है, हमारा क्या लेना देना, हमें तो उसमें तौफीक नहीं। और वो इसलिए कि मैं देश भर में जा जाके समझाता हूं कि इत्तेफाक से क्या हुआ कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बाहर से आया और सीधा लैंड हो गया बेंगलोर में, और बेंगलोर में आईटी का बड़ा बोलबाला था। लेकिन स्टार्टअप की डिक्शनरी में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि स्टार्टअप मीन्स आईटी। और अगर आप हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो हमारा अपना सरमाया है एग्री स्टार्टअप, और दूसरा हमारा स्टार्टअप है ओशन स्टार्टअप, जो हमारा एक्सक्लूसिव एसेट है, दुनिया में किसी और के पास नहीं। और यही कारण है कि जब हमने भद्रवाह की सक्सेस स्टोरी ने थोड़ा सा दुनिया भर में उसका बोलबाला शुरू हुआ तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आए और उन्होंने कहा कि जो भद्रवाह में हो रहा है वो हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में हो। और उन्होंने अपने डिविजनल कमिश्नर शिमला की ये जिम्मेवारी लगा दी कि आप नोएडा के डीसी के साथ बैठ करके इस बारे में समझो। इसी तरह उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी CSIR को ताल्लुक किया है। और अब नौबत ये आ गई कि गुजरात के कुछ एक हिस्से वो कह रहे हैं कि ऐसे हैं जहां पर इस तरह की टोपोग्राफी हो सकती है, वहां भी करिए। ये अनएक्सप्लोर्ड हमारे एरियाज थे, पोटेंशियल थे, जिसकी तरफ कभी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और इसके लिए, और भारत के लिए इसलिए भी कि हमारा ये कुदरती सरमाया, और इसलिए भी कि इसलिए कि आपको कोई BA MA होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर बना है भारत भूषण, अब तो धीरे धीरे वो हीरो बन गया। जब हमने उसको खोजा था तो तब बेचारा बात करने में भी झिझकता था। भद्रवाह का रहने वाला लड़का, वो अपने खेत में लेवेंडर लगाने ही नहीं देता था, मक्की का खेत था उसका। जब थोड़े से हिस्से में लगाया, उसको आमदन बढ़ने लगी तो कहता है सारा का सारा ले जाओ। अब वो आजकल वेबिनार करता है, दुनिया भर को सुनाता है अपनी कहानी। यानी पहले तो हम अपने दिमाग से ये निकालें कि इनोवेशन, अंग्रेजी में दो लफ्जों का मतलब एक नहीं रहता। इनोवेशन इज नॉट साइंस, इट इज इनोवेशन नवाचार होता है। आप इनोवेटिव हैं, आप में जुनून है, आप में प्रतिबद्धता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, मैं ओशन का इसलिए कह रहा था, वो इस मंच पे नहीं कहूंगा क्योंकि यहां उसका सरमाया नहीं है, लेकिन हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र तक, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड। किसी के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, आइलैंड भी है, लेकिन ओशन का नाम ऑस्ट्रेलियन ओशन नहीं, हमारे ओशन का नाम इंडियन ओशन है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते हैं इसके अंदर कितना सरमाया और कितनी दौलत छिपी हुई है। और वहां पर ओशन स्टार्टअप्स का काम दक्षिण भारत में शुरू हो चुका है, स्पेस स्टार्टअप। और इसके लिए भी मोदी जी को आभार जाता है कि उन्होंने ऐसी अनुकूल वातावरण पैदा किया। वो बंदिशें पुराने जमाने की जाती रही। उदाहरण के तौर पर स्पेस में बंदिश थी, बाहर के लोग वहां अंदर जा नहीं सकते थे। आज श्रीहरिकोटा के दरवाजे खुल चुके हैं। लगभग 150 प्राइवेट स्टार्टअप्स 2 साल 3 साल के भीतर वहां पर इसरो के साथ काम कर रहे हैं। ये अभी वहां शुरुआत केवल 3 साल पहले हुई है। और इसलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें एग्जिट एंट्री का प्रावधान है, उसके साथ भी हम स्टार्टअप्स की मूवमेंट को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां शिक्षक बैठे हैं। क्योंकि नई स्टार्टअप जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो आपको अपनी आकांक्षा का बंदी नहीं बनाती। मैं उस दिन नौजवानों के बीच में खड़ा होकर कह रहा था कि हमारी पीढ़ी का ये बदकिस्मती थी दैट वी वर प्रिजनर्स ऑफ आवर एस्पिरेशन। अगर कहीं गलती से माँ बाप ने सोच लिया कि इसको डॉक्टर बनाना है, तो मेडिकल में उसने 12वीं कर ली, जब नहीं बना तो मेडिकल में BSc कर ली बायोलॉजी, जब वहां भी कुछ नहीं हुआ तो MSc कर ली, करते 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 साइंटिस्ट बन गए या इधर उधर घूमते रहे। आज आप अपना सब्जेक्ट आप बदल सकते हैं, अपने रुझान, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आप बाहर जाकर के स्टार्टअप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर कामयाब ना रहे या मन ना लगे तो वापस आ सकते हैं। ये सारे प्रावधान मोदी जी के जो है, ये नौजवानों के लिए, और इसलिए हम इसका भरपूर फायदा ले सके। इसलिए दूसरी बात कि स्टार्टअप के लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं। कई बार सोचा जाता है कि ये स्टार्टअप सिर्फ नौजवानों के लिए है। हमारे पास मिलेट को लेकर के जो सक्सेस स्टोरीज है, वो ऐसे स्टार्टअप है वो अबव 60। आप ही के CSIR की जो मैसूर की लेबोरेटरी है, वहां से एक आंध्रा के साइंटिस्ट रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद मिलेट का काम शुरू किया। इसी तरह एक पारसी महिला, उन्होंने मिलेट का अब तो रेस्टोरेंट भी खोल दिया।
तो एक ये, और दूसरा ये कि इसके साथ इंडस्ट्री के साथ लिंकेज हो हमारा। ये काम जब इन बच्चों को आमदनी बढ़ेगी, जैसे भारत भूषण का कहना था कि डबलिंग फार्मिंग इनकम के बजाय हमने 4 गुना कर दी, जब आमदनी बढ़ने लगेगी तो उसके साथ जुड़ने लगेंगे। और जब तक इंडस्ट्री का लिंकेज नहीं होगा तो उसके लिए भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। बाहर जाकर के कहें कि CSIR ने उसकी व्यवस्था की हुई है। ये जितने भी यहाँ पर पैदावार होती है उसके प्रोडक्ट्स डेवलप करने में तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर मार्केटिंग के लिए टाई अप किया गया कुछ एक कंपनीज के साथ। छोटी छोटी इत्र की शीशियां 15-15 हजार की बिक रही हैं महाराष्ट्र और मुंबई की मार्केट में। और इसके लिए हम इस बात का एहसास है कि आपको हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ेंगे। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर राइट फ्रॉम डे 1 हो। ऐसा ना हो कि हम प्रोजेक्ट शुरू कर दें और बाद में इंडस्ट्री को सीख करें या उसकी खोज करें। पहले से इंडस्ट्री को जोड़ दो, उसका निवेश भी कराओ, उसकी इन्वेस्टमेंट भी हो, ताकि वो बाद में ओन अप कर सके। कि आने वाले समय में सस्टेनेबल स्टार्टअप ये हमारा रहेगा। और इसलिए क्योंकि इस बात को लेकर के तो पूरा दिन इस विषय पर गोष्ठी की जा सकती है, लेकिन उधमपुर के संदर्भ में यह अनिवार्य है कि हम अपनी मानसिकता से इसको निकालें। इस बार स्टार्टअप का एक्सपो हुआ है और मुझे खुशी है कि कुछ एक हमारे जो फ्यूचर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं वो आए भी हैं। अगली बार जब हम करें तो हम माता पिता को भी साथ बुलाएं। जो प्रयोग हमने दिल्ली में शुरू किया, क्योंकि ये सारा काम गड़बड़ सारी माता पिता कर देते हैं। आप यहां पर स्टार्टअप में उसको पूरा दिन घुमाओगे, जब वो घर जाएगा उसका बाप कहेगा अरे यार उन्होंने तो अपना बना लिया, तुम क्यों टाइम जाया करना। वो कौन सी फिलॉसफी पढ़ा, तो क्योंकि उसकी मानसिकता पिछली चल रही है, उसको समझ नहीं है। जब उसको समझ आएगा कि अरे साहब ये जो रास्ता दिखा रहे हैं तो कई गुना मेरा बेटा मेरा भी घर चला सकेगा, तो माता पिता की अवेयरनेस, उनकी जागरूकता उतनी ही अनिवार्य है। वो हम अगली बार करेंगे। क्योंकि मुझे पिछली बार थोड़ा सा मायूसी हुई थी, हमने खादी का एक्सपो लगाया यहाँ पे और ये सोच करके लगाया कि खादी एक नया आयाम आ रहा है नौजवानों के लिए। 1 लाख करोड़ का खादी का टर्नओवर हुआ इस साल। वो भी इसलिए कि मोदी जी ने उसको बढ़ावा दिया। मोदी जी ने हमें एक कैच लाइन दी, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि दुनिया भर में अब खादी एक्सपोर्ट होने लगी। मोदी जी ने उसी तरह की उदारता दिखाते हुए लेवेंडर को भी प्रमोट किया है, चाहे मन की बात में, चाहे ट्वीट में। अब उसका कितना लाभ ले सकते हैं हमारे ऊपर है। लेकिन जब हमने खादी का एक्सपो यहां लगाया, और वो उत्तर भारत का अकेला एकमात्र एक्सपो था, क्योंकि वो चंडीगढ़ भी लग सकता था, लेकिन हमने आग्रह करके उधमपुर में लगाया, तो बहुत ज्यादा लोग आए नहीं। हालांकि सब्सिडी देनी थी, 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई उस दिन। मेरे ख्याल लालचंद जी थे शायद उस दिन, जिस दिन खादी का हमने लगाया था पुलिस ने। और 50 करोड़ की सब्सिडी देने के लिए लोग कश्मीर घाटी से आए, उधमपुर और जम्मू से एक भी व्यक्ति नहीं आया। फिर कहते सारा ले गया कश्मीर। अरे भाई ऑनलाइन है, अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसीजर समझना पड़ेगा, वेबसाइट पे सारा लिखा हुआ है, कोई उसका अध्ययन तो करे। और मैं ये बातें बड़े भरे मन से कह रहा हूं, वैसे अधिकार से कह रहा हूं कि सभी हमारे बच्चे उसका लाभ लें। हमें शिकायत करने की आदत हो गई है, रोने धोने की आदत हो गई, लेकिन उससे बनेगा कुछ, से फायदा कुछ नहीं है। वो तो एक पुराना वो सुमन कल्याणपुर का गीत था कि मेरे दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद बन गई एक बहाना। तो मैंने तो रोना ही था, या तेरी याद में रोती, नहीं तो उसकी याद में रोती। ले गया जी, वो ले गया। और इतना मेरा, और मुझे भी शर्मिंदगी भी महसूस हुई जिन लोगों को लेकर के मैं आया था। एक व्यक्ति ने ऑनलाइन नहीं भरा, ना यहां से ना वहां से। बाद में उनको पूछा जाए, जिसे हमें किसी ने बताया नहीं, भाई कहां बताना है, ये आपकी जेब में है, ये सब कुछ इसमें है। हम सारा दिन अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलते हैं, और बदलते हैं जिसके लिए वो भी नहीं देखता। इसलिए दुख होता है। सोपुर से 15 साल की 16 साल की लड़की आई IIT क्रैक करके। मैंने कहा कि बेटा बाहर ना कोई कोचिंग की व्यवस्था है, ना तुम बाहर जा सकती हो, एनकाउंटर चल रहे हैं, तो कैसे हुआ? कहती है सर इसमें सब कुछ है। 8 महीने 14 घंटे रोज IIT क्रैक। हम कहेंगे हमें पता ही नहीं था। तो सब कुछ है। मैं तो कहूंगा कि इतनी सरलता आ गई है, किसी को जाने की जरूरत नहीं। आज आप देख रहे हैं IAS में टॉपर क्यों आ रहे हैं हरियाणा से, क्यों आ रहे हैं पंजाब से? क्योंकि पहले व्यवस्था ही नहीं थी यहाँ पर, उस तरह की लाइब्रेरी नहीं थी, उस तरह की सामग्री साहित्य उपलब्ध नहीं था। आजकल बिहार में हमने देखा कि बच्चे जो बेचारे बहुत ज्यादा खुशहाल घरों से नहीं आ रहे, वो रेलवे स्टेशन में वाईफाई में पढ़ाई कर रहे हैं। कई बच्चों ने ये बना के रखा अपना रूटीन
कि रात को खाना खाने के बाद 8 बजे के बाद 3 घंटे रेलवे स्टेशन चले जाना, वाईफाई भी रहता है, उस वक्त रेलगाड़ी की आवाजाही थोड़ी कम हो जाती है, और सब कुछ इस मोबाइल पे सारी जानकारी है। तो मेरा ये आपसे आग्रह रहेगा, हम थोड़ा सा सर्च करें क्या क्या हमारे पास व्यवस्था है। जैसे वो बच्चा बता रहा था कि हर तरह की स्कीम उपलब्ध है। हम मुद्रा की स्कीम दे रही है सरकार आपको, बिना लोन के, बिना ग्रेच्युटी के, बिना मॉर्टगेज के, बिना गिरवी रखे हुए। जिस तरह से कि माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं कि ये लो पैसे और कोई काम धंधा लगा लो, इस तरह का आप वहां से लोन भी ले सकते हैं, इनसे सहयोग ले सकते हैं, तकनीकी सहायता ले सकते हैं। आपको घर से लगाने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। और ये जो बच्चे यहाँ बाहर खड़े हैं, ये जीती जागती इस बात की मिसाल है। और हमारा जो जिला है वो उससे मिलता है। अभी जो जूही जी की टेरिटरी में काम शुरू हुआ है बसंतगढ़ में, अब उसका थोड़ा सा इंडस्ट्री के साथ लिंकेज हो जाएगा, तो आप देखिए जिस तरह का भद्रवाह का दृश्य है वैसे ही यहाँ पर भी रिक्रिएट हो सकता है। और हमारा प्रयास है कि हम बन्नी की तरफ भी इसको ले जाए। जुबेर साहब के ध्यान में ये बात लाई है। तो ये तो एक लेवेंडर की, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए उधमपुर का आपका प्रोडक्ट है कलाड़ी। अब क्यों नहीं हम डेयरी का प्रोडक्ट कर सकते? अगर अमूल सारे हिंदुस्तान में अपना नाम ब्रांड पैदा कर सकता है तो यहां से हम क्यों नहीं कर सकते? और इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी पिछली बार भी गुजारिश की थी, यहाँ नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रही है, कोई अध्ययन करे संजीदगी से। हमारे ही चाहे संगठन के लोग 2-4 बैठ जाए कि कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ लगानी है, नहीं तो बाद में ये ना हो कि वहां पर भी कंप्यूटर की दुकानें खुल जाएं। आप यूनिट लगाइए, डेयरी की लगाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स की लगाइए, और देखिए आपकी ब्रांडिंग दुनिया भर में हो जाएगी। अगर वो गुजरात से अमूल आ सकता है तो यहां से भी बाहर सब कुछ जा सकता है। तो हम इस, और ये वातावरण ऐसा है कि सरकार हर प्रकार का सहयोग दे रही है। और इसलिए आपसे अनुरोध भी है, निवेदन भी है, और ये वसीयत भी है। जैसे कहते हैं क्या वसीयत लिख के जा रहे हो, क्योंकि आप जो बच्चे हैं आने वाले, वो अगले 25 साल के निर्माता रहने वाले हैं। हम में से हो कि ना हो, या हो भी तो किस हालत में हो, लेकिन वो 2047 का जश्न, उसका उत्सव मनाने का काम जिन बच्चों के हिस्से में आया है, वो इस समय का, इस अनुकूलता का पूरा लाभ ले सके। ये हमारा अनुरोध भी है, हमारा सुझाव भी, और हमारी वसीयत भी। इससे ज्यादा आपसे क्या कह सकते हैं? मुझे लग रहा है कि ये जो 2 दिवसीय एक्सपो है, इसमें हम छोटी B2B भी कर लें बीच बीच में। उसका हम कुछ एक डेस्क बना देंगे, जो बच्चे आना चाहे, इच्छुक पूछना चाहें, उनको जानकारी देने की भी एक व्यवस्था यहाँ पर हम इस उद्घाटन समारोह के बाद की जा सकती है। तो आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि इसको मात्र एक और मेला ना समझें, आप समझें कि आने वाले समय में ये आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा आज पड़ाव है, और एक बहुत बड़ा कारवां जो सारे हिंदुस्तान में अपना बोलबाला कायम कर चुका है। उधमपुर पहुंचने में इसे देर हुई है, लेकिन हम इसका पूरा फायदा लेने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर हमने कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपका कर्मप्रिय संबोधन के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। And now I invite on stage Dr. Saurabh Saran, Principal Scientist, CS